नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और इस क्रम में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हम काल विभाजन पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। आदिकाल, इनका जो काल विभाजन है वो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। तो इसी को हम देख लेते हैं। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। और इसकी जो समय सीमा इन्होंने मानी है वो मानी है विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। और यदि ईस्वी सन हम इसका बनाएंगे तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। फिर है पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। तो इसकी समय सीमा इन्होंने मानी है विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। फिर आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल इन्होंने कहा है रीति काल को। और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक। फिर आता है आधुनिक काल या गद्य काल। फिर इन्होंने इसकी जो समय सीमा मानी है वो मानी है 1900 से अद्यतन। और आधुनिक काल का उपविभाजन भी इन्होंने किया है। तो उपविभाजन भी देख लेते हैं। आधुनिक काल का उपविभाजन इन्होंने किया है। नंबर 1, नई काव्य धारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग विक्रमी संवत 1925 से विक्रमी संवत 1950। नंबर 2 है नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग विक्रमी संवत 1950 से विक्रमी संवत 1975। तीसरा है नई काव्य धारा तृतीय उत्थान इन्होंने कहा है छायावाद को और विक्रमी संवत 1975 से अद्यतन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है। यहाँ पर उन्होंने जो कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी हम देखेंगे। काल विभाजन के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। नंबर 1, शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन करना दिखाई पड़ता था। और दूसरा कथन है, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। अगला कथन है इनका, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन की विशेषताएं। अब इनकी विशेषता देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1, शुक्ल जी ने काल विभाजन के लिए निम्नलिखित 2 आधार ग्रहण किए हैं। परंपरा से प्राप्त मनोविज्ञान का आधार जैसे आदिकाल, मध्यकाल, उस युग, और ख है उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल आदि। उनके द्वारा किए गए काल विभाजन में सरलता और स्पष्टता है। शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन में त्रुटियां। अब देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है उसमें कौन सी कमियां रह गई हैं, कौन सी त्रुटियां उसमें हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रमी संवत 1050 से माना है, जबकि हिंदी भाषा का विकास 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उनके द्वारा प्रत्येक काल की जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं उनका कोई ठोस आधार नहीं है।
अपभ्रंश की रचनाओं को पुरानी हिंदी में समेट लिया गया है, जो उचित नहीं है। वे अधिकांश रचनाओं का समय निश्चित नहीं कर पाए हैं। भक्ति काल की बहुत सी काव्य धाराओं को अनदेखी की गई है। भक्ति काल की बहुत सी काव्य धाराओं की अनदेखी की गई है। तो ये कुछ त्रुटियां हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए काल विभाजन में हमें देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि अगला जो काल विभाजन है वो किसका है। चौथे नंबर पर जो काल विभाजन है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। देखिए, काल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम में किसी के भी द्वारा किए गए काल विभाजन की समय सीमा पूछ ली जाती है कि कौन से आलोचक ने किस काल की समय सीमा क्या मानी है। तो इस कारण से ये जो सभी विभाजन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन को 5 भागों में विभाजित किया है। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो जो संधि काल की समय सीमा इन्होंने मानी है वो मानी है विक्रमी संवत 750 से 1000। चारण काल विक्रमी संवत 1000 से 1375। भक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से 1700। फिर आता है रीति काल। रीति काल की समय सीमा इन्होंने मानी है विक्रमी संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल की समय सीमा मानी है विक्रमी संवत 1900 से अद्यतन। अब देख लेते हैं डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल द्वारा किया गया काल विभाजन। 5वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने काल विभाजन कैसे किया है, क्या नाम दिए हैं, समय सीमा क्या मानी है, इसमें हम देख लेते हैं। इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ। तो इसी में ही ये काल विभाजन है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आदिकाल, हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था। इसके उन्होंने 2 भाग किए हैं। पूर्वार्ध आदिकाल विक्रमी संवत 1000 से 1200 तक। इसका जो दूसरा भाग है वो है उत्तरार्ध आदिकाल विक्रमी संवत 1200 से 1400 तक। अब आता है मध्यकाल। मध्यकाल हिंदी साहित्य की किशोर अवस्था, और इसके भी इन्होंने 2 भाग किए हैं। पूर्वार्ध मध्यकाल विक्रमी संवत 1400 से 1600 तक। उत्तरार्ध मध्यकाल विक्रमी संवत 1600 से 1800 तक। और तीसरे नंबर पर आता है आधुनिक काल, हिंदी साहित्य की युवावस्था, और इसके भी इन्होंने 2 भाग किए हैं। परिवर्तन काल विक्रमी संवत 1800 से 1900, और दूसरा है वर्तमान काल विक्रमी संवत 1900 से लगातार। 6ठे नंबर पर आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसमें ये काल विभाजन दिया गया है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है वो 4 भागों में किया है। सबसे पहले है आदिकाल, और इनका जो ये आदिकाल है यही सर्वमान्य है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1900 से लगातार 1952 तक का ही वर्णन इसमें है। यानी 1900 से लगातार और 1952 तक का ही वर्णन इसमें है। अब आगे देख लेते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। 7वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। रचना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके 2 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है इसका 1964 में प्रकाशित हुआ, और द्वितीय जो है वो 1965 में प्रकाशित हुआ। तो इन्होंने
हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो प्रारंभिक काल है उसकी समय सीमा है 1184 से 1350 ईस्वी। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल की समय सीमा है 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी और मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्व मध्यकाल जिसकी समय सीमा है 1350 से 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल जिसकी समय सीमा है 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी। और अब आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा है 1857 से 1965 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। नंबर 1, धर्माश्रय में रचित साहित्य, राजाश्रय में रचित साहित्य और लोकाश्रय में रचित साहित्य। तो धर्माश्रय में रचित साहित्य में कौन कौन सी परंपरा आती है? संत काव्य परंपरा आती है, पौराणिक रीति परंपरा आती है, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा आती है और रसिक भक्ति काव्य परंपरा आती है। रसिक भक्ति काव्य परंपरा आती है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेती हूँ, ठीक तरीके से दिखेगा। और जो राजश्रय में रचित साहित्य है इसके अंतर्गत आती है मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा। और नंबर 3 पे लोकाश्रय में रचित साहित्य में आती है रोमांटिक कथा काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया है जिनका विवरण यहाँ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। तो इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं और आगे अगली वीडियो में मिलेंगे आगे कुछ और विभाजन के साथ, क्योंकि विभाजन भी कई सारे हैं और सभी को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज्यादा लंबी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि उनको देख पाना भी, लोग इतना देखते नहीं है, स्क्रॉल करके आगे चले जाते हैं। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।